डियर स्टूडेंट्स, विवेकानंद विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। मैं आज जीव विज्ञान कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं वीडी सिंह। जीवों में जनन। जीवों में जनन अर्थात प्रत्येक सजीव प्रजनन करता है। अगर वो प्रजनन ना करे तो सजीव सृष्टि खत्म हो जाएगी, और यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना है। सबसे पहले देखें तो जीवन अवधि क्या होती है, तो उसके बारे में एक व्याख्या की जा सकती है कि जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात जन्म के बाद जब तक वो मृत्यु नहीं पाता तब तक उसकी जीवन अवधि चालू रहती है। जीवन अवधि का संबंध सजीवों की आकार, वजन या संख्या से डिपेंड नहीं करता, उस पर आधार नहीं रखता। कुछ बहुत ही सूक्ष्म जीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कुछ बहुत विशालकाय सजीव जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। परंतु विशालकाय सजीव अधिक समय तक जीते हैं, ये भी कुछ हद तक सही है, परंतु सत्यता से पूरी तरह से किसी भी तथ्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः यहाँ पर हम देखें तो सजीवों में जीवन अवधि उसके आकार और वजन में संबंध नहीं रखती, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें कि अधिकतर जो फसलें हैं, गेहूँ, चावल, मक्का आदि, सभी में 4 से 6 माह तक का समय होता है। गुलाब देखें तो गुलाब अलग अलग प्रकार की वैरायटी हैं, जिसमें कुछ गुलाब 2 वर्ष ही रहते हैं, कुछ 10 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन सामान्य गुलाब 10 वर्ष तक उसकी उम्र पाई जाती है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो बरगद में देखें तो बरगद 300 से 400 वर्ष तक, लेकिन कुछ बरगद जैसे कि बोधि गया का वृक्ष 2500 वर्ष पुराना है, इतने वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। तोता की बात करें तो 150 वर्ष तक वो जीवित रह सकता है। इसी तरह से हाथी, तोता तो बहुत छोटा होता है 150 वर्ष, और यहाँ हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन 80 वर्ष, यानी कि उसकी जीवन अवधि का आकार से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट बात करें जनन किसे कहते हैं, तो जनन अर्थात प्रत्येक सजीव द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अपने ही समान सजीव यानी कि प्रत्येक सजीव, जैसे कि कौवे से कौवा पैदा होगा, हाथी से हाथी, मनुष्य से मनुष्य। जनन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, इसलिए आवश्यक है निरंतरता बनाए रखने के लिए, एवं उसकी मृत्युपरांत जाति का अस्तित्व बना रहता है। अगर वो मर जाता है तो कुछ सजीव उत्पन्न करके जाएगा, जैसे कि एक मच्छर जन्म देने के बाद तुरंत मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो सजीव उत्पन्न करता जाता है। इसीलिए हजारों वर्षों से मच्छर की जाति नष्ट नहीं हुई है। प्रत्येक सजीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य कोई भी प्राणी हो, मरने से पहले कुछ संततियाँ उत्पन्न करके जाता है। अगर हम यहाँ जनन के प्रकार देखें तो जनन के 2 प्रकार हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि किसी एक ही सजीव द्वारा संतति उत्पन्न होना संभव हो, अर्थात 2 जीवों की जरूरत ना पड़े, ऐसे प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर ये बात याद रहे कि युग्मक उत्पन्न नहीं होंगे, युग्मक उत्पन्न नहीं होंगे। बिना युग्मक उत्पन्न किए शरीर के किसी भी एक अंग से अगर संतति उत्पन्न होती है तो वो अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन में हमेशा उत्पन्न होने वाली संतति आनुवंशिक रूप से पितृ के समान होती है, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। कोई भी अंतर नहीं होगा, जितने क्रोमोजोम उसके अंदर होंगे उतने ही क्रोमोजोम रहेंगे। जो जैसा उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगा वैसा का वैसा मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर रहेगा, आनुवंशिक रूप से भी भिन्न नहीं होगा और शारीरिक रूप से भी। लेकिन लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो 2 सजीव या एक सजीव 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करें। युग्मक 2 ही प्रकार के होने चाहिए, चाहे एक सजीव द्वारा या 2 सजीव द्वारा। यहाँ पर लिखा है जब 2 सजीव मिलकर नर और मादा संतति का निर्माण करें
तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि एक ही सजीव दोनों प्रकार के युग्मक नर और मादा उत्पन्न कर सकता है, अर्थात आनुवंशिक रूप से भिन्नता युक्त उत्पन्न होने वाले इस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जब इसमें दो सजीव मिलेंगे, दोनों सजीवों का आपस में प्रजनन होगा, निषेचन होगा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सजीवों के लक्षण मिश्र हो जाएंगे और एक नए लक्षण वाला सजीव पैदा होगा। अलैंगिक जनन की बात करें तो प्रत्येक जीव के जीवन में आरंभ एक कोशिका से होता है। यदि यह कोशिका एक ही पित्र से उत्पन्न होती है तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, और यदि दो पितरों से होती है तो वो लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति आपस में, यानी कि 4 संतति हों तो चारों संतति आपस में एक दूसरे से और पितृ के समानता रखती हैं, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं, जिसे क्लोन की संज्ञा भी दी जा सकती है। क्लोन का मतलब होता है हूबहू, सेम टू सेम। अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो सामान्य कोशिका विभाजन द्वारा जो विभाजन हो, जैसे अमीबा सामान्य कोशिका विभाजन करता है और एक में से 2 बन जाता है। इसके एग्जाम्पल प्रोटिस्टा और मोनेरा। कुछ एल्गाई, कुछ फंजाई भी इस तरह की होती हैं जो इस तरह से एक में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ प्रदर्शित करता है विखंडन द्वारा। विखंडन मतलब कई भाग बन जाए, जैसे अमीबा है 4 भाग में टूट जाए तो 4 के 4 नए अमीबा बन जाते हैं, तो ये विखंडन हो गया। विखंडन में 3 बार विखंडन हो, 2 बार विखंडन हो, युगलिना वगैरह सभी विखंडन के ही उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट आता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन यानी कि बडिंग, बाई बडिंग मुकुलन। जैसे यहाँ पर देखो ये बडिंग हो रहा है, ईस्ट में और हाइड्रा के अंदर मुकुलन की क्रिया द्वारा कलिका का निर्माण होने के बाद ये प्रक्रिया होती है और नया सजीव बनता है, इससे दूर हो जाता है और संतति उत्पन्न करता है। ईस्ट और हाइड्रा इसके उदाहरण हैं। अलैंगिक बीजाणु जनन यानी कि बीजाणु बनते हैं, कवक और कुछ शैवाल अपने बीजाणु बना लेते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, चारों तरफ से किष्ट बना लेते हैं और बाद में ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है जर्मिनेट करके नए सजीव बना देते हैं। नंबर 5 कोनेडिया द्वारा। पेनिसिलियम जैसी वनस्पति में कोनेडिया पैदा होते हैं। कोनेडिया मतलब एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर जिसके द्वारा नए बीजाणु बनते रहते हैं। स्टेम का काम करता है, यहाँ उत्पन्न होने वाले ये स्पोर्स बड़े होते जाते हैं और अंतिम स्पोर मैच्योरेशन के बाद टूट करके अलग हो जाता है, तो ये पेनिसिलियम में। छठा पॉइंट है जेम्यूल द्वारा। जेम्यूल मतलब कि शरीर के अंदर एक गांठ जैसी रचना बन जाती है, लाइक दैट। स्पंज के अंदर इस तरह की रचना पाई जाती है जिसे जेम्यूल कहते हैं। यह शरीर से बाहर निकल करके नए प्राणी का निर्माण कर देती है। इस प्रकार अलैंगिक जनन के प्रकार पूरे होते हैं। थैंक यू।